हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम कराते हैं सीटेट का प्रिपरेशन, तो हम आ गए हैं आपके साथ। मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे आज कराऊंगी आप लोगों को 2019 का पेपर। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है सीटेट 2019 जुलाई, और ये 6 to 8 के लिए। जैसा कि आप जानते हैं इस समय जो हमारा सीरीज चल रहा है वो जूनियर लेवल के लिए चल रहा है। तो हमारे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं दोस्तों। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोस मिलते जाएं। और इतने वीडियोस बन चुके हैं कि आप प्राइमरी लेवल का भी अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आप वहां प्लेलिस्ट से बहुत सारे सभी सब्जेक्ट के वीडियोस पा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हमने प्राइमरी लेवल की तैयारी के लिए सफिशियंट वीडियोस बना चुके हैं, वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब हम सी टेट का जूनियर लेवल का पोर्शन लेकर के चल रहे हैं, जिसमें कि एसएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा अलग होता है। और बाकी आप जो होता है आपका साइकोलॉजी, वो जो प्राइमरी में हमने जो भी कराया है प्राइमरी और जूनियर सेम ही होता है, ईवीएस सेम ही होता है। और यहाँ पे जो पार्ट है आपका एसएसटी का 60 क्वेश्चन जो कवर होता है, वो हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ 6 to 8 के लिए यही पोर्शन है जो कि अलग है, हटके है। बाकी तो सी टेट का दोनों सेम ही होता है, तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ जो भी कुछ है हम देखेंगे। 2011 से हम पेपर अपना सॉल्व पेपर हम आपको करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। तो 2011 से आप देखिएगा। अब हम आ चुके हैं 2019 का पेपर, बाकी सारे पेपर सॉल्व कराए जा चुके हैं हमारे द्वारा। तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। एक अच्छे से अच्छे जो आते हैं पेपर, उस तरीके के पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सीटेट 2019 जुलाई का पेपर आपके सामने है, देखिए। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं हम यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं पेपर जो होता है उसमें पहले साइकोलॉजी आती है, साइकोलॉजी के बाद हमारा ये पोर्शन रहता है एसएसटी का। तो 31 से 30 तक साइकोलॉजी थी, जो कि मैं करा चुकी हूँ। तो चलिए यहाँ से हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स स्टार्ट नाउ। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? ऑप्शंस हैं आपके चार: जलवायु, उच्चावच, समय और वनस्पति जात, प्राणी जात। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा मृदा परिच्छेदिका की मोटाई मोटाई के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा समय। एक मिनट दोस्तों, हम थोड़ा सा ब्रश यूज कर लेते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, समय आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, अब बात जो हो रही थी सी टेट की, अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि अभी आपका पेपर पोस्टपोन होगा या फिर उसी डेट पर होगा। तो अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, इसलिए हम यही मान करके चलेंगे अभी तक कि समझ लीजिए आपका डेट नज़दीक है। अगर अगर मान लीजिए पोस्टपोन होता भी है, कुछ आगे भी बढ़ता है, तो हम और भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और भी आपके जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे उसकी प्रिपरेशन कराएंगे। सो अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम फास्ट क्वेश्चन और आंसर को लेकर के चलते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसको समझते हुए चलिएगा कि क्या किसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका: वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। नेक्स्ट ऑप्शन: वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। एंड थर्ड हो जाएगा आपका नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। और फोर्थ हो जाएगा जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो यहाँ पर वितरण के आधार पर आपको कहा गया है, तो दोस्तों वितरण के आधार पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सर्वव्यापक संसाधन जो होता है और जो स्थानिक संसाधन होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते चलिएगा। देखिए, हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए होती है, सांस्कृतिक रूप से प्रयोग की जाती है और संसाधन कहलाती है। संसाधन होता क्या है? आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं संसाधन कहलाती हैं। अब बात करें वितरण की, तो वितरण के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण दो भाग में हम कर सकते हैं, और वो कौन कौन सा: सर्वव्यापक जो कि हर जगह व्याप्त होता है, और स्थानिक जो कि पर्टिकुलर प्लेस के लिए होता है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा आंसर, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 33।
विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब आपको यहाँ पर सर्कल कर लेना है कि कौन सा सही पूछा है। क्वेश्चन की फॉर्म पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव आंसर भी होगा आपका। ऑप्शन होगा आपका जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों, या फिर सेकंड ऑप्शन वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों। देखिए दोनों ऑप्शन में बस थोड़ा सा अंतर है, समानताएं पाई जाती हों और असमानताएं पाई जाती हों। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए बहुत ही सी-टेट के क्वेश्चंस को बहुत ही आपको पेशेंस से, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, तभी आप समझ पाएंगे। एंड थर्ड ऑप्शन है जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों। एंड फोर्थ हो जाएगा जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों। तो यहाँ 33 का देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। क्या होगा? जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। विविध समाज का मतलब क्या? भाषा, संस्कृति और धर्म। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में भी है, सेकंड ऑप्शन में भी है। आगे है विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों, और दूसरे में है असमानताएं पाई जाती हों। तो विविध समाज का मतलब है कि इन सब में समानता पाई जाती है, भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। जैसे देखिए समाज है, समाज में अधिक लोगों के समूह जब बनते हैं तो समाज होता है, मतलब ज्यादा लोगों से मिलकर ही समाज बनता है। कई व्यक्ति जहाँ हैं वो समाज बन गया। तो कई लोगों का जो समूह होता है समाज कहलाता है। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, अपनी पहचान होती है। समाज के प्रकार की जैसे किस किस रूप में होती है? कृषि समाज है, औद्योगिक समाज है, जनजातीय समाज है, विविध समाज है। तो इस प्रकार के कई समाज होते हैं। तो विविध समाज में जो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट क्या क्या होंगी? विभिन्न समानताएं, भाषा होगी, संस्कृति होगी, धर्म होगा। इन सभी चीज़ों में जो विभिन्नता है और समानता पाई जाती है वही कहलाता है हमारा भारत का विविध समाज का, वही प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरीके से आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, समानताएं पाई जाती हैं। दोनों को ध्यान से देखिएगा, असमानताएं नहीं होगा, समानताएं हो जाएगा। सो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग अर्थात जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? यहाँ से दोस्तों एक दो क्वेश्चन जरूर बनना है, तो आप इस टॉपिक को बहुत ही समझ करके ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हर बार सीटेट में इससे एक क्वेश्चन बनता है। आपके ऑप्शंस हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, दूसरा है महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, तीसरा है महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, और चौथा है महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। यहाँ पूछ क्या रहा है कि कौन सा जेंडर मतलब रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। रूढ़िबद्ध धारणाओं को ये रूढ़िबद्ध धारणा नहीं, अगर पूछता है कि कौन सा रूढ़िबद्ध धारणा है तो आपका ऑप्शन चेंज होता है, लेकिन रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने वाला ये ऑप्शन है कि महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। जैसे कि आपको समझाने के लिए बताऊं कि किस तरीके से इस तरीके ऐसा आंसर होगा कि महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। हाँ बिल्कुल, माँ महिला जो होती है, एक माँ होती है, एक बीवी होती है, एक पत्नी होती है। कई रूपों में एक स्त्री का स्वरूप होता है, सब कुछ एक औरत के ऊपर डिपेंड होता है। और महिलाएं भावुक होती हैं, हाँ होती हैं। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, हाँ ये भी ठीक है। लेकिन महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। लोगों का मानना है, समाज का मानना है, ज्यादातर ये कहा जाता है कि नहीं, महिलाएं सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन जो है यहीं तक सीमित रखना चाहिए, ये चीजें होती हैं। लेकिन आज आपका वर्तमान समाज जो है, आप इतने आगे आ चुके हो कि जिम्मेदार वाहन चालक के रूप में भी आप महिलाओं को देख सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें महिलाएं पीछे हैं। तो यहाँ पे आपका 34 का हो जाएगा आपका राइट आंसर, फोर्थ हो जाएगा, चौथा। जैसे देखिए भावुकता, फैशन परस्त होना मतलब फैशन करना, या फिर पालन पोषण तो है ही, ये सब कुछ है। लेकिन वर्तमान में महिलाएं घर से निकलकर जिम्मेदार वाहन चालक भी बन रही हैं, अंतरिक्ष तक भी पहुंच गई हैं। परिणाम स्वरूप ये सब कुछ जो है, लिंगबद्ध जो बातें हो रही हैं, इस सबको ये चुनौती देने वाला फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन जो है चुनौती देता है इन बातों को, किसको? रूढ़िबद्ध धारणा को। तो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? नारी मताधिकार आंदोलनकारी की बात हो रही है, तो नारी मताधिकार आंदोलन की मुख्य मांग क्या है? ऑप्शन आपका श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, और धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों के बारे में आपको बता दूं
इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे नोट कीजिएगा। देखिए, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की जो मुख्य मांग रही वो महिलाओं के लिए मताधिकार है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन तो हो जाएगा दूसरा। और न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने 1893 में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया था। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश ने महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार प्रदान किया था, तो वो है न्यूजीलैंड। और विश्व स्तर पर न्यूजीलैंड सबसे पहला देश है। और कब किया गया था, तो 1893, नोट कीजिएगा 1893। बात करें अगर भारत की, तो भारत में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार वर्ष मिला था, किस वर्ष में, 1926 में मिला था। भारत में 1926, और विश्व स्तर पर न्यूजीलैंड ने दिया था, कब दिया था, 1893, मतलब पहले 1893 में ही विश्व स्तर पर मिल गया था अधिकार न्यूजीलैंड के द्वारा, और बाद में भारत में भी मिला अधिकार 1926 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके, इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई है, इन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। दूसरा होगा ऑप्शन, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई और जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। थर्ड हो जाएगा, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और संकलन किया गया। फोर्थ हो जाएगा, इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और संकलन किया गया। देखिए, सारी चीजें सेम मिल रही हैं, बस छोटा छोटा सा अंतर है, तो इन छोटे से अंतर को आपको समझना है और राइट आंसर पर जाना है। तो जातक कथाओं का मतलब अगर आप जानते होंगे तो आप राइट आंसर पे पहुंच पाएंगे। तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जातक कथा जो है इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा ही की गई थी और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया था। रचना तो सामान्य लोगों द्वारा हुई थी, लेकिन लिखा गया था किसके द्वारा, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, और उनका संकलन भी किया गया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सेकेंड आंसर, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाता है। जातक कथाएं होती क्या है, देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्मों का कथानक वृत्तांत होती हैं जातक कथाएं। प्राचीन भारतीय समाज में जो प्रवृत्तियां थी उसका दिग्दर्शन होता है। और जातक कथाएं ईसा पूर्व 5वीं सदी से दूसरी सदी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो आप जानते रहें कि जातक कथाएं जो है ईसा पूर्व की जो 5वीं सदी थी उससे दूसरी सदी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डालती हैं। जातक कथाएं ज्यादातर बुद्ध के पूर्व जन्मों का कथानक या वृत्तांत होता है। ठीक है, सो आपका राइट आंसर हो गया दूसरा। आगे बढ़ेंगे। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आईने अकबरी के विषय में कौन सा सही है। ऑप्शन है आपका, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है। और यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 भागों में से पहला भाग है। तीसरा है अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण, और चौथा है यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक थे। तो दोस्तों, यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि आईने अकबरी जो है अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अकबर के प्रशासन के विषय में मुगल कालीन प्रमुख रचना है, ये इसके अंतर्गत आता है। मुगल कालीन प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत आता है अकबरनामा, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आप जानते हैं। तो इसके अकबरनामा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके लेखक हैं अबुल फजल। नोट कीजिएगा, इसके लेखक अबुल फजल है। अकबरनामा एक मुगल कालीन ग्रंथ है और ये जो है 3 भागों में बटी हुई है। इसका तीसरा व अंतिम भाग है आईने अकबरी। आपके ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कि अकबर, इसका जो है 3 भागों में पहला भाग है, तो ये ऑप्शन आपका इस तरीके से गलत हो जाता है क्योंकि ये तीसरा भाग है, पहला भाग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आईने अकबरी ये जो है तीसरा भाग है, अंतिम भाग है, और जो स्वयं 5 भागों में विभाजित है। आईने अकबरी का भी अपना कितना भाग है, 5 भाग है, 5 भागों में विभाजित है ये। आईने अकबरी के में अकबर के प्रशासन के जो विविध पहलू हैं उनका संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत किया गया। सो आपका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलन किया। बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलन किया, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, ये आपको पता है। इनकी रचनाओं को किसने गुरुमुखी लिपि में संकलित किया, तो गुरु अंगद ने किया। आपका यहाँ पे ऑप्शन तेग बहादुर, गोविंद सिंह, अंगद, हाँ जी हाँ, आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा गुरु अंगद, राइट हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए सिख धर्म के संस्थापक की बात अगर पूछी जाए तो क्वेश्चन आपका राइट आंसर होगा गुरु नानक थे। संस्थापक गुरु नानक थे, नोट कीजिएगा, संस्थापक गुरु नानक थे। और रचनाओं की बात अगर करें तो उनकी रचनाओं का जो गुरु अंगद थे उन्होंने गुरुमुखी लिपि में, किस लिपि में, गुरुमुखी लिपि में संकलित किया था। गुरु अंगद गुरु नानक के शिष्य थे तथा सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद थे। गुरुमुखी का अर्थ होता है क्या? गुरु के मुख से निकली हुई वाणी। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसलिए मैं पूरा आपको बताती चल रही हूँ। गुरु के मुख से निकली हुई वाणी होती है गुरुमुखी। गुरुमुखी वह लिपि है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब लिखी गई है। इसमें नानक की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। सो आपका राइट आंसर हो गया थर्ड, गुरु अंगद ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एथिलीन एथीनियन एथीनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव। सो फ्रेंड्स, कौन सी एक विशेषता नहीं थी? हम सर्कल कर लेंगे कौन सी विशेषता नहीं थी। नहीं थी, ठीक है। अब आपके ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सी नहीं थी? कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी, या 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं के को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, या थर्ड होगा सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, या फिर चौथा हो जाएगा मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। तो यहाँ पे आपका एथीनियन लोकतंत्र प्राचीन ग्रीक यूनान में मौजूद था। एथीनियन लोकतंत्र के बारे में देखिए, क्वेश्चन में है तो समझते चलिए कि ये जो है प्राचीन ग्रीक, ग्रीक मतलब यूनान में मौजूद था। लोकतंत्र में कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो आपका लॉटरी के माध्यम से की जाती थी, तो ये तो सही हो गया। लेकिन पूछा क्या है? नेगेटिव फॉर्म पूछा गया है, तो पहला तो होगा नहीं। इसमें सभी नागरिक को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, ये भी सही हो गया। बट क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है। एथेनियन लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता यह थी कि 30 से अधिक के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। सो आपका थर्ड ऑप्शन भी इसमें आ गया। आपका एथेनियन लोकतंत्र प्राचीन ग्रीक यूनान में मौजूद थे। तो मामलों में निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर तो सेकंड होगा कि एथेनियन लोकतंत्र की 30 से अधिक उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे सभी नागरिकों 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और नागरिकों महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। एक मिनट रुकेंगे। आपका राइट आंसर 39 का दूसरा ही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव थी तो दास नहीं थे। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? उन्होंने पराजय स्वीकार की और उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया, और उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। ये उपहार लाते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कि उन्होंने पराजय स्वीकार की और उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब कला रूप है और नामावली है। कला रूप में आपका क्या है? कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। वो क्या हो जाएगा? कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। आगे है नयनाभिराम। और दूसरा है चित्रकारी, जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। उसके आगे दिया हुआ है रूप चित्रण। और तीसरा है भारत में यूरोपियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दर्शाती चित्रकला। तीसरा हो जाएगा इतिहास चित्रकला। एंड डी ऑप्शन है आपका ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, तैल चित्रकला। यहाँ पे आपका आगे कूट दिया हुआ है। ओके, आगे कूट दिया हुआ है कि कौन सा ऐसे मिलान करना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका
सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे पहले का हो जाएगा चौथा। कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, वो हो जाएगा आपका तैल चित्रकला। ठीक है। एंड सेकेंड हो जाएगा आपका दूसरे का हो जाएगा चित्रकला जिसमें भारतीय भूदृश्यों को इसको कहा जाता है नयनाभिराम। एंड तीसरे का हो जाएगा दूसरा, भारत में यूरोपियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली धन संपदा और रौब दर्शाती थी, ये हो जाएगा रूप चित्रण होता था। एंड डी का हो जाएगा तीसरा, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला थी, इतिहास चित्रकला। ब्रिटिश साम्राज्यवादी और इतिहास, तो इतिहास यहाँ पे देखिए, जब दोस्तों कोई भी चीज ना समझ में आए तो उसको किस तरीके से हम कर पाएंगे। तो ब्रिटिश साम्राज्य इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला थी, तो इतिहास के बारे में दिया गया तो इतिहास चित्रकला। यहाँ अगर डी ऑप्शन का हमने थर्ड पकड़ लिया, तो डी ऑप्शन का थर्ड पकड़ लिया तो डी ऑप्शन में इसमें देखिए फोर्थ है, तो आपको एक हिंट मिल जाता है कि इसका यही सही हो सकता है। अगर एक या दो हमको सही मिल जाता है तो हम उससे सही कर सकते हैं। ये भी अनूठी चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अंश दिखाया जाता था, तो ये नयनाभिराम है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी में अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारी केंद्रों से हुआ था? सूरत, मदुरई, दिल्ली, या फिर हो जाएगा सूरत, कलकत्ता, मद्रास, और नागपुर, मदुरई, दिल्ली, या फिर पुणे, मद्रास और कलकत्ता। तो इसका आपका हो जाएगा सूरत, मद्रास और कलकत्ता। देखिए 1599 में ईस्वी में जो इंग्लैंड में एलिजाबेथ प्रथम के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अंग्रेजों ने जहांगीर के काल में सर्वप्रथम सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के कहाँ कहाँ हुआ? सूरत, मद्रास और कलकत्ता व्यापारिक केंद्रों से हुआ था। तो सूरत, कलकत्ता और मद्रास आपका सेकंड ऑप्शन में है, सूरत, कलकत्ता और मद्रास। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान और के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर का चयन करना है, आपका है ए ऑप्शन, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। बी हो जाएगा, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। आपका कूट है, ए और बी दोनों सही है, दोनों गलत है, दोनों ए सही है, बी गलत, बी सही, ए गलत, इस तरीके से आपका कूट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो देखिए कुषाण शासक जो कनिष्क के काल में आयोजित जो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। तो बौद्ध संप्रदाय दो में विभक्त हुआ था, हीनयान, महायान। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, परंतु महायान में महात्मा बुद्ध को देवता माना गया था, उनकी पूजा की जाने लगी थी। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बोधिसत्वों की भी पूजा की जाती थी। मोक्ष अर्थात निर्वाण प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उनके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, बोधिसत्व कहलाते थे। बोधिसत्व कौन? जो उनके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, निर्वाण के प्राप्त जो मुक्ति पा जाते थे, वे बोधिसत्व कहलाते थे। तो यहाँ पे आपका दोनों ही कथन जो है असत्य हैं। यहाँ पे क्या दिया गया आपको? बौद्ध धर्म की इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति एवं संकेतों का उपयोग करते हुए और महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास हुआ समाहित, ये दोनों ही गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए और बी दोनों गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ ए और बी दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कथन के अनुसार आपका ऑप्शन क्या है? महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। दूसरा हो जाएगा, महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। न तो ए और न ही बी दोनों राजस्वों के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। और दूसरा कथन, ए दो राजस्व में
अब यही जो दो ऑप्शन आपका ए और बी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि कौन सा सही उत्तर है, उसका चयन कीजिए। तो सही उत्तर के लिए देखिए महालवाड़ी और रैयतवाड़ी जो है आपका यहाँ पे दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। महालवाड़ी और रैयतवाड़ी के बारे में जो बताया गया, ये दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। क्या अंतर बताया गया ये आप देखिएगा ऑप्शन में। महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। ठीक। और बी ऑप्शन में है महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो इस प्रकार आप महालवाड़ी और रैयतवाड़ी के बारे में जो डिफरेंसेस है उसको आप समझ पाए होंगे। आइए देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे फिलहाल आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। ए और बी दोनों राजस्वों के बीच जो अंतर स्पष्ट हुआ है वो यहाँ पर दिखाया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। देखिए कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन तो कुछ बिल्कुल छोटे से सिंपल से क्वेश्चन। तो सीटेट में आपको कुछ मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाते हैं, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, सूफी संत का मकबरा क्या होता है? देखिए दरगाह कहा जाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। और जो होता है क्या, स्थानीय मुस्लिम तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से किसी भी दरगाह की यात्रा करते हैं ये, और तब इस यात्रा को जियारत कहा जाता है। देखिए इसमें तो कुछ अंतर समझाया गया है कि सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है, स्थानीय मुस्लिम तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से किसी दरगाह को अगर यात्रा करते हैं तब इस यात्रा को जियारत कहा जाता है। अगर किसी भी दरगाह पर यात्रा करते हैं तो जियारत कहा जाता है। और भारत में सबसे प्रसिद्ध दरगाह जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ है आप ये भी जान गए, अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। तो ऑप्शन है आपका सुखबाई द्वारा, रामानुज द्वारा, बासवन्ना द्वारा या एकनाथ द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही हो जाएगा रामानुज द्वारा किया गया आपका विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया रामानुज द्वारा। अब समझिएगा, देखिए नोट कीजिएगा 1017 से 1137 ईस्वी ये रहा है रामानुज का समय। 11वीं शताब्दी के विशिष्टाद्वैत नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया इन्होंने, जिसके अनुसार होता क्या है इसमें ये समझिएगा, जिसके अनुसार होता क्या है कि ईश्वर, जगत तथा जीव तीनों सत्य हैं। इन्होंने ज्ञान मार्ग की अपेक्षा ईश्वरीय कृपा को मोक्ष के लिए अधिक आवश्यक माना। ज्ञान मार्ग की अपेक्षा ईश्वरीय कृपा को अधिक आवश्यक माना। इन्होंने भक्ति मार्ग पर बल दिया। इनका संप्रदाय श्री संप्रदाय कहलाया। ये क्वेश्चन बन सकता है, इनका संप्रदाय कौन सा संप्रदाय कहलाया? श्री संप्रदाय। रामानुज द्वारा ये जो संप्रदाय चला ये श्री संप्रदाय चलाया। इसमें जो है ज्ञान की अपेक्षा ईश्वरीय कृपा को ज्यादा विश्वास दिया गया, ज्यादा आवश्यक माना गया। सो फ्रेंड्स ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2019 का पेपर हम कर रहे हैं। अब 11 से लेकर आप जानते ही हैं, 11 से लेकर के हम पूरे क्वेश्चन कराते हुए आते हैं। साल में 2 पेपर होता है, तो हम सीटेट 2019 का करा रहे हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सब हो चुका है दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट विजिटर हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल बटन को टच कीजिएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस नोटिफिकेशन सारे आपको मिलते जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है यह एक फौजदारी अदालत थी। बी ऑप्शन है यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलती थी। अब आपका आगे कूट दिया गया। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं दोस्तों, ऑप्शन देने के बाद कूट में मिलान करना होता है। तो यहाँ पर हमारे साथ रहेंगे आप तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप समझ पाएंगे किस तरीके से कूट में मिलान किया जाता है। और यहीं पे क्वेश्चन आपके गलत जो होते हैं वो भी प्रैक्टिस के थ्रू, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारे साथ तो आपके ये क्वेश्चन भी सही होने लगेंगे। तो दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को। चलिए देखते हैं, मिलान कीजिए। ए और बी दोनों गलत है या ए सही है, बी गलत है या ए गलत है, बी सही है या ए और बी दोनों सही है। जब इस तरीके से सही गलत होने लगता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट हम समझेंगे अच्छे से तो किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा।
और आपका ये क्वेश्चन क्या रहा है कि 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में आपको बताना है। तो यहाँ से क्वेश्चन में से भी आप नोट कर लीजिएगा कि दीवानी अदालत कब स्थापित की गई, 1772 में। ठीक है, भारत में दीवानी अदालत 1772 में स्थापित की गई। और यहाँ पर देखिए वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में स्थापित किया था। प्रत्येक जिले में एक दीवानी अदालत की स्थापना की जाएगी। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। ये भी नोट कीजिएगा। दीवानी अदालत में भूमि राजस्व, घरेलू विवाद जैसे तलाक आदि मुद्दे शामिल थे। यह जो है मामले यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलते थे। तो आपका ए गलत है और कथन बी सही है। ए गलत है, पहला जो हुआ यह फौजदारी नहीं होता बल्कि दीवानी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए गलत हुआ, लेकिन बी जो है सही है। तो ए गलत और बी सही कहाँ है? आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आपका ए गलत और बी सही। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है? गैरिसन नगर से अभिप्राय है। गैरिसन नगर क्या है? गैरिसन नगर जो है एक प्रकार की छावनी होती है, किलेबंदी होती है, जहां सैनिक रहते हैं जो शहर की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन। जी नहीं, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति कराती है। किलेबंद छावनी जहां सैनिक रहते हैं। जी हाँ, वह शासन स्थान जहां विभिन्न उत्पादों केंद्रों के माल को बेचा जाता है। नहीं, तो गैरिसन के बारे में आपको अभी पता चला कि किलेबंद छावनी होती है जहां सैनिक रहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, किलेबंद छावनी जहां सैनिक रहते हैं। गैरिसन एक किलेबंद छावनी होती है जहां सैनिक रहते हैं, उसे गैरिसन कहा जाता है। गैरिसन नगर से अभिप्राय ये हुआ कि किलेबंद छावनी एक तरीके से होती है जहां पे सैनिक रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अभिकथन से फिर क्वेश्चन आपका बना। जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। देखिए ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन बना है। आपका रीजन बताया है, कारण क्या होगा कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 80 अंश और 30 मिनट पूर्व में स्थित है। और कूट आपका है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे कि क्या है। जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा, तो बिल्कुल सही है। और भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 अंश 30 मिनट पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर कहा जाता है। ये आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो नोट कीजिएगा। 82 अंश 30 मिनट को पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर कहा जाता है, जो भारत का मानक समय बताता है। और 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक देशांतर चुनने का कारण ये रहा है कि विश्व के सभी देशों में आपसी समझौते के अंतर्गत किसी भी देश का मानक देशांतर जो है 7 अंश 30 मिनट के गुणांक पर चुना जाता है, जिससे 7 अंश 30 मिनट देशांतरी दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतराल हो। तो यहाँ पे भारतीय मानक समय जो है 82 अंश 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर ग्रीनविच माध्य समय, जिसको हम GMT 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, वो 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। यही कारण है कि जब लंदन में अपराह्न में 2 बजेंगे तो भारत में 7:30 बजेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ए जो है कारण बी दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। आपका फोर्थ ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक, देखिए ये भी सही है और इसकी जो व्याख्या, ये जो रीजन है, ये कारण भी सही दिखाया गया है। सो राइट आंसर आपका फोर्थ। चलेंगे आगे, देखेंगे समय क्षेत्र पर दिए गए ए और बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, और पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में ये 24 टाइम जोन तो होता ही है, उसी में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। बिल्कुल, देखिए ये भी ज्योग्राफी से है। और आपका ए बी सी सही है, ए और बी सही है लेकिन सी गलत, ए सी सही लेकिन बी गलत, और बी सी सही लेकिन ए गलत। तो समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए आपका यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ए बी सी जो भी बताया गया है यहाँ पे सब सही बताया गया है। तो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, क्योंकि ध्रुवों से जो विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर विस्तार अधिक होता है। यही कारण है कि कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं,
जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं और जो होता है सर्वाधिक 8 टाइम जोन रूस में है। अमेरिका में 7 और सबसे ज़्यादा जो है टाइम जोन रूस का है जो कि 9 है। तो यहाँ पे पूरी पृथ्वी को एक घंटे में जो 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, सही है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और 15 देशांतर को पार करने में 15 गुणे 4 बराबर 60 मिनट हुआ, तो ये समय लगेगा। तो यहाँ पे ए, बी और सी जो है तीनों सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? ए, बी, सी, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन करना है। दोस्तों इस परत से भी एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो आप सभी मंडलों को बिल्कुल क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिएगा। और जो है आपका इंग्लिश में भी इसको क्या कहते हैं तो उस तरीके से भी लिख कर क्या सकता है, तो उस तरीके से भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी की सतह जो शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। शुरू कहाँ से होती है? मध्य मंडल से, समताप मंडल से, क्षोभ मंडल से, बहिर्मंडल से। तो चारों पढ़ने की क्या जरूरत है? पहले ये तो देखिए शुरू कहाँ से होता है। तो आपका ये जो शुरू होता है वो देखिए क्षोभ मंडल से स्टार्ट होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका उसमें क्षोभ मंडल पहले दिया हुआ है और किसी में क्षोभ मंडल पहले नहीं दिया हुआ है। तो पहला जो सबसे निचली परत होता है ये होता है क्षोभ मंडल, और उसके ऊपर जब पहुंचते हैं तो समताप मंडल होता है। फिर ऊपर जाते हैं तो मध्य मंडल और उसके ऊपर बहिर्मंडल, बाह्य मंडल जिसको बहिर्मंडल भी कहते हैं हम। तो ये आपका हो जाता है। इसको दोस्तों जो आपका क्षोभ मंडल है इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, याद रखिएगा ट्रोपोस्फियर। और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, और उसके बाद मध्य मंडल को मीजोस्फियर, और आयन मंडल होता है जिसको आयनोस्फियर कहते हैं, और फिर बहिर्मंडल है जिसको एक्सोस्फियर कहते हैं। यहाँ पर बाह्य मंडल और बहिर्मंडल कर दिया गया है। बाह्य मंडल जो है आयन मंडल का ही एक आयन मंडल का जो एकदम वो बाह्य मंडल में आ जाता है, उसको हम बाह्य मंडल या आयन मंडल लिख करके भी आ सकता है। तो वहां पे कंफ्यूजन आप नहीं क्रिएट करेंगे, बाह्य मंडल भी सही है और आयन मंडल भी सही है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, जिसे आप क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा जरूर, इसको नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से। आगे है ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? ऋतुओं पर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये सब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पे तुक्का लगा के कभी नहीं कर सकते, 100% गलत हो जाएगा। तो आप समझिएगा और इन क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर कीजिएगा। 2 से 3 बार वीडियो देखिए, एक बार पहले पूरी तरीके से देख लीजिए, दोबारा आप खुद पॉज कर करके वीडियो को खुद आंसर दीजिए, और जहां गलत होता है उसको नोट कीजिए, सर्कल कीजिए कि ये पॉइंट आपका वीक है, और उस वीक पॉइंट पर मेहनत कीजिए। तो 100% आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिक्योर है कि आप निकाल ले जाओगे अच्छे नंबर से। तो चलिए देखते हैं ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। दूसरा ऑप्शन, पृथ्वी का अक्ष पर अपने कक्षीय सतह के 66 से 1/2 का कोण बनाता है। या फिर मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23 से 1/2 अंश दक्षिण पर पड़ती हैं। या फिर पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। तो यहाँ पे क्या रहा है कि ऋतुएं निम्नलिखित कारणों से किस कारण, निम्नलिखित जो नीचे 4 ऑप्शन उनमें से किस कारण के कारण ऋतुएं होती हैं? देखिए दोस्तों, ऋतुओं में परिवर्तन की बात अगर करें तो पृथ्वी की जो गति होती है 2 प्रकार से होती है, एक घूर्णन कहलाती है, एक परिक्रमण कहलाती है। घूर्णन किसको कहते हैं, परिक्रमण किसको कहते हैं, ये समझिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो देखिए घूर्णन जो होता है पृथ्वी का अपने ही अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है। और परिक्रमण क्या होता है, सूर्य के चारों ओर जब एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को जो होता है, एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो परिक्रमण कहलाता है। और घूर्णन को ही परिभ्रमण भी लिख करके आता है। तो समझिएगा वहां पे परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर। परिक्रमण क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, और परिभ्रमण अर्थात घूर्णन क्या है, पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना। तो यहाँ पे आपका दोस्तों चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि पृथ्वी का जो परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका हुआ होना है, इसके कारण होता है ऋतु परिवर्तन। ऋतु में चलेंगे आगे, क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताना, पृथ्वी के अनुसार प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो आपका ये जो क्वेश्चन है कह क्या रहा है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है।
तो प्रमुख संघटक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए आपका प्रमुख संघटक के बारे में बात करें तो पूरा सुन लीजिएगा। वायुमंडल में देखिए स्थिर और परिवर्तनशील गैसों का अनुपात निश्चित रहता है, परंतु जब ऊंचाई के साथ इस समय अंतर बनते हैं, अंतर दिखाई देने लगता है, ऊंचाई जैसे जैसे होता है वैसे वैसे बढ़ने घटने लगता है। तो वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें होती हैं, और वो कौन कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको, ऑक्सीजन में होगा और नाइट्रोजन होगा। और ऊपरी स्तर में हल्की गैसें होती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है गैसें, वायु जो है वो हल्की होती जाती है। तो ऊपर स्तर में हल्की गैसें मिलेंगी आपको। हल्की गैसों में कौन कौन से आते हैं? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये सभी आ जाते हैं आपका हल्की गैसें। तो यहाँ पे प्रतिशत के अनुसार पूछा गया है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा वाली गैस, तो क्या हो जाएगा? आपका नाइट्रोजन है, आप जानते हैं सबसे ज्यादा 78.8% है। तो उसके बाद अगर कहें तो ऑक्सीजन होगा, और फिर आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से आपका बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ नाइट्रोजन। कितना होगा? 78.8%। ठीक, आगे बढ़ेंगे। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही आपको देखना है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। लेब्राडोर एक गर्म धारा है। सी ऑप्शन है आपका, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन के क्षेत्र माना जाता है। इन तीनों में से कौन सा सही है? आपका नीचे कूट भी है दोस्तों, कूट के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा, देखिए निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की गति को महासागरीय धारा कहते हैं। तो और तापमान के अकॉर्डिंग कहें तो तापमान के अकॉर्डिंग महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी, ये तो पता ही है आपको। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में ए और सी, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, और जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पे आपका ए और सी सही हो जाएगा, ए और सी, थर्ड ऑप्शन। चलेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका ये सही हो गया। और हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? ए एवं बी सही है। एक मिनट दोस्तों, पिछले क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। यहाँ पे देखिए जो ए ऑप्शन है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धारा गर्म जल धारा होती है, जिसके कारण ध्रुवीय क्षेत्रों के जलीय सतह के तापमान में वृद्धि होती है, जबकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली जल धारा जो है ठंडी होती है, अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है, जिसके कारण विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जलीय सतह के तापमान में कमी आ जाती है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यायन क्षेत्र माना जाता है। ये बी ऑप्शन में है ना, सर्वोत्तम मत्स्यायन क्षेत्र माना जाता है लेब्राडोर की एक गर्म धारा, ये तो वो हो जाएगा। तो नहीं, ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन ही सही है। अगला है आपका हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है तटबंध, समुद्री गुफा, हिमोर या लोयस। तो हिमनद के जो होता है पृथ्वी पर परत के रूप में प्रवाहित या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में जो बहते हिम होते हैं वो हिमनद कहलाते हैं। हिमनद के विक्षेपण को हिमोड़ कहते हैं। हिमोड़ जो है गोलाश्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटके हैं, गोलाश्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटके जो होती हैं वो हिमोड़ कहलाती हैं। आपका यहाँ राइट आंसर तो हो जाता है सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है फिर कथन वाला ऑप्शन ए और बी, निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 50 अंश से 70 अंश में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। आपका कूट क्या है? भूमध्य सागरीय वनस्पति या शीतोष्ण घास स्थल या फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन या शंकुधारी वन।
तो ए और बी जिस ऑप्शन में मैच करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए और बी जो है आपका शंकुधारी वन के बारे में बता रहा है कि टैगा वन को शंकुधारी वन भी कहा जाता है। टैगा वन यहाँ पे है आपका, टैगा वन इसको शंकुधारी वन भी कहते हैं, तो ये आपका सही हो गया। और यहाँ पे 50 से 70 की बात की गई तो अक्षांशों के मध्य पाया जाता है यही। और इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका में अलास्का, कनाडा, यूरोप, नोट कीजिएगा उत्तरी अमेरिका में अलास्का, कनाडा, यूरोप में स्वीडन से साइबेरिया तक का क्षेत्र इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शंकुधारी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, सो यहाँ पे हम सर्कल कर लेंगे कि नहीं हमको देखना है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक, चाप झील चिन्हित है, या फिर मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है, या फिर डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव ढूंढना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए पहला ही हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के निकट जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इसमें मुख्य रूप से चावल, गेहूं की कृषि की जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की प्रमुख विशेषता क्या क्या है, देखिए मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक होती है, और मैदानी क्षेत्र में ओस्क बो लेक, चाप झील चिन्हित है। यहाँ का डेल्टाई क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल के में मैंग्रोव वन की अधिकता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पूछा है कि नहीं, तो भूमि कृषि के लिए क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, ये सभी तो सही हो जाएगा, हो गया आपका। लेकिन कर्तन और दहन कृषि नहीं की जाती है। यहाँ ये जो है जलोढ़ मृदा का निर्माण है, यहाँ पे मुख्य रूप से गेहूं चावल की कृषि होती है। सो आपका राइट आंसर नहीं पूछा है, तो आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि रीजन क्या होगा, क्यों तैर सकते हैं। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है, पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं, या फिर इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है, या फिर यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अत्यधिक अनुभव करता है। तैराक मृत सागर में, देखिए तैराक यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका, तैराक जो है मृत सागर में इसलिए तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा कि नमक की मात्रा जो है अधिकता जो है सागर को सघन बनाती है। अब कैसे, देखिए सागरी जल जो होता है उसका भार उसमें घुले हुए लवणीय पदार्थों के भार के अनुपात को सागरी लवणता ही कहते हैं। सागरी लवणता है क्या, सागरी जल में जो घुले हुए पदार्थ हैं, लवणीय पदार्थ हैं, उनका जो रेशियो है वो उनकी सागरी लवणता, उसी को कहते हैं। सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है, और सागरी जल में लवणों की मात्रा सबसे ज्यादा होता है। लवण क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, नमक। तो इससे जो है सागर सघन बनता है, और यही कारण है कि मृत सागर में सघन होने के कारण ही जो तैराक होते हैं वो आसानी से तैर पाते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो गया। आई होप आप समझ भी पाए होंगे अच्छे से। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। बी है आपका भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। कूट दिए गए हैं, ए और बी दोनों गलत है, ए सही बी गलत है, ए गलत है या बी सही है, या फिर ए और बी दोनों सही है। तो बताना है आपको, यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि आपका यहाँ पे देखिए हो जाएगा कि ए तो गलत है। भूमि का उपयोग केवल कृषि वन के लिए ही नहीं होता, बल्कि इसका जो उपयोग होता है वो खनिज ऊर्जा क्षेत्र में भी होता है। भूमि पर ही आधारभूत संरचनाएं, आवास आदि का निर्माण विकास होता है। और अगर बी की बात करें तो भूमि का उपयोग स्थान तथा पर्यावरणीय दशाओं को देखते हुए स्थलाकृतियों के द्वारा निर्धारित होता है। इसके अकॉर्डिंग तो दोस्तों भूमि उपयोग के संदर्भ में जो पहला है वो गलत है, लेकिन जो दूसरा है वो सही है। तो पहला गलत और दूसरा सही कहाँ मिलेगा आपको, पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है, ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, पहला गलत और दूसरा सही। याद ध्यान रखिएगा आपका ये पहला जो ऑप्शन ये तो गलत दिया गया है, लेकिन ये बात सही है। तो भूमि उपयोग जो है मुख्यतः अपनी स्थलाकृतियों के द्वारा ही निर्धारित होता है कि कब कहाँ की कैसी स्थलाकृति है, वहां पे क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, किसमें मदद करती हैं? अवनलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, या फिर मृदा में नमी बनाए रखने में, या फिर मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। रक्षक मेखलाएं क्या होती है? रक्षक मेखला के बारे में आपको समझना होगा। आपका 60 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। तो रक्षक मेखला देखिए, खेतों में जो पेड़ों को जो कतारों में लगाकर पवन की गति को हम कम करते हैं, ये मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। और ऐसे पेड़ों की कतारों को रक्षक मेखला कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? शेल्टर बेल्ट। तो पेड़ों की कतारों से रक्षक मेखला बनाकर पश्चिमी भारत में मरुस्थली भूमि के अस्थायीकरण अर्थात मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है शेल्टर बेल्ट का। और रक्षक मेखलाएं जो है पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में मदद करती हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में मदद करती हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकंड, मृदा की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण को संरक्षण देती हैं रक्षक मेखलाएं। बात की जा रही है यहाँ पे रक्षक मेखला की। तो रक्षक मेखला आप समझ पाए हैं, खेतों में जो पेड़ों की कतारें लगी हुई होती हैं वो जो मृदा अपरदन को रोकती हैं, और ऐसी पेड़ों की जो कतारें होती है वही रक्षक मेखला कहलाती हैं, जिसको हम इंग्लिश में शेल्टर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया दूसरा ऑप्शन सही। दोस्तों इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। 60 तक हो चुका है, अब हम 61 से लेकर के 90 तक दूसरे वीडियो में ले आएंगे, जिसका पार्ट 2 होगा 2019 का जो ये पेपर है सीटेट का, इसका पार्ट 2 हम लेकर के जल्द ही आएंगे। कल आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। तब तक आप पार्ट 1 को अच्छे से समझिए। सिर्फ पढ़ लेना या आंसर को याद कर लेना हमारा पर्पज़ नहीं है। हमारा पर्पज़, हमारा उद्देश्य है जो आंसर से हम क्वेश्चन से हम जो आंसर निकालते हैं और उस पर जो चर्चा करते हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने एक्स्ट्रा क्या कुछ बताया, उसको नोट कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद पहली बार में, दूसरी बार में खुद से आंसर दीजिए, पॉज करके आंसर दीजिए और देखिए आप कितना सही कर पा रहे हैं। जहां पे आपका गलत हो उस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए और कॉपी से या बुक से या फिर हमारे वीडियो से उसकी मदद लीजिए और उस पॉइंट को अपने स्ट्रांग बनाइए। सो फ्रेंड्स, यही एक तरीका रहा है मेरा करने का। इसी तरीके से हम करते हैं तो 100% फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट हम कर पाएंगे, आप कर पाएंगे, क्योंकि मैंने किया। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारे इस वीडियो को, हमारे इस सीरीज़ को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिएगा, जिससे डेली वीडियोस मिलते जाएं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।